हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2022 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होंगे। मेनली आपसे एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, साइकोलॉजी के। तो ये सभी स्ट्रीम के लिए पूछे जाते हैं, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीबीटी, शास्त्री, एलटी, पंजाबी और उर्दू टैट के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था एचपी टेट नॉन मेडिकल का, उसकी ये चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्कीमा। तो मानसिक निरूपण से क्या तात्पर्य है, स्कीमा का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दीर्घकालिक स्मृति में भंडारण पुलिंदे के लिए जानकारी के व्यवस्थित पुलिंदे, उसे स्कीमा कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न में बोला गया है कि द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिनस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। तो बोला गया कि अवस्था जिसमें एक बालक वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है वे जानी जाती है। तो कौन सी स्टेज है जिसमें जो बच्चा है वो आपका लॉजिकली सोचता है, किसके बारे में, अबाउट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, इवेंट्स के बारे में। तो वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो कुंठा आक्रामकता परिकल्पना क्या मानता है, ये मानता है कि कुंठा आक्रामक उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस assumes दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय डैश अनुबंधन द्वारा सीखे जाते हैं। एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू। तो परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय डैश अनुबंधन द्वारा सीखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लासिकल, प्राचीन होगा। परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय प्राचीन अनुबंध द्वारा सीखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। वे सीखने की योग्यता जिसमें बिना किसी प्रबलन प्राप्त किए केवल एक मॉडल का परीक्षण करके और निर्देश प्राप्त करके व्यवहार सीखा जाता है, वे क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सामाजिक अधिगम कहते हैं, उसे सोशल लर्निंग कहते हैं। किसे कहते हैं सोशल लर्निंग? द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वर्णों के एक समूह बी एफ जे टी ए बी के को जे एफ के टी बी सी ए बी में संगठित करना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका गुच्छन का है, चंकिंग का है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बी एफ जे टी ए वी के इंटू जे एफ के टी वी सी ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ चंकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता में अधिक उम्र में सबसे कम गिरावट देखी जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। तो कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता में अधिक उम्र में सबसे कम गिरावट देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शब्दार्थ स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कौन से सिद्धांतवादी ने सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई विकासात्मक अवस्थाओं को दोहराया और मनोलैंगिक अवस्थाओं के स्थान पर मनोसामाजिक अवस्थाओं का प्रयोग किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्राइड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्राइड साइको एक्चुअल
स्टेज विद साइको सोशल स्टेज। तो कौन से सिद्धांतवादी थे जिन्होंने सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई विकासात्मक अवस्थाओं को दोहराया और मनोलैंगिक अवस्थाओं के स्थान पर मनोसामाजिक अवस्थाओं का प्रयोग किया? तो ये कौन थे? या क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका एरिक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये आपके आंसर की के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन आंसर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन क्वेश्चन के आप शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेना, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि किस स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता है? विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव्ड टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी? तो किस स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। द लॉन्ग टर्म स्टोर जो है, दीर्घकालिक भंडारण जो है, उसमें स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विनम्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग जैसे कृपया और धन्यवाद प्रतिदिन की बोलचाल में डैश कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयोगितावाद कहलाता है। प्रैग्मेटिक्स कहलाते हैं जो हम विनम्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कृपया, प्लीज़, थैंक यू जो होते हैं वो आपके उपयोगितावाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स टू ए। तो एक स्थायी क्रिया शैली को एक ऐसी अनुक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइन स्टिमुलस हो जाएगा, उद्दीपक प्रतीक प्रतीक इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सात्मक तकनीक की व्याख्या प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांतों द्वारा की जा सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक टेक्निक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिस्टमैटिक डेस्टिनेशन एंड फ्लडिंग, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण और आप्लावन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि बुद्धिलब्धि आंकड़ों में उच्च सहसंबंध किन युग्मों में पाया गया है? तो कोरिलेशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स आर हायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स? तो बुद्धिलब्धि आंकड़ों में उच्च सहसंबंध किन युग्मों में पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समरूप यमज जिनका पोषण जन्म लेने वाले परिवार में ही हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग? तो निम्नलिखित में से सृजनात्मक चिंतन में सबसे अधिक क्या संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग से मोस्ट एसोसिएट कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग से मोस्ट कॉमनली एसोसिएट है। क्या हो जाएगी? वैविध्यपूर्ण चिंतन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपने इनके शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, हु इज़ रिपोर्टेड टू बी द बेस्ट रिसर्चर टू यूटिलाइज ए ट्विन स्टडी मैथोलॉजी इन अटेम्प्टिंग टू रिसॉल्व द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? तो वे कौन सा प्रथम अनुसंधान करता है जिसने जुड़वा बच्चों के अध्ययन का प्रयोग करके प्रकृति एवं पोषण विवाद को अध्ययन करने का प्रयत्न किया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रेंसिस गाल्टन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलोगे कि प्री मैक का सिद्धांत ये बताता है, द प्री मैक प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। तो प्री मैक का सिद्धांत जो है वो क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एक अत्यधिक घटित होने वाला व्यवहार कम घटित होने वाला व्यवहार को प्रबलित करता है। जो प्रीमैक का सिद्धांत ये बताता है हमें कि ए मोर फ्रीक्वेंट बिहेवियर विल रीइंफोर्स ए लेस फ्रीक्वेंट बिहेवियर। एक अत्यधिक घटित होने वाला व्यवहार कम घटित होने वाला व्यवहार को प्रबलित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ए टेस्ट दैट मेजर व्हाट इज इंटेंस टू मेजर इज कॉल्ड। एक परीक्षण जो मापक करता है कि जिसका वे मापन करना चाहता है वे परीक्षण कहलाता है। तो वो परीक्षण कहलाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका वैध कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंस टू मेजर इज कॉल्ड वैलिड।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज़ न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्स एज। वे चिंतन प्रक्रिया जिसमें एक विचार और संप्रत्यय उत्पन्न होता है जो कि नवीन, मौलिक और उपयुक्त डैश कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्रिएटिविटी कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है? तो एमसीक्यू जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आपके उपकरण रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होवार्ड गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने के लिए पर जोर दिया जाना चाहिए। द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। तो शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने के लिए किस पर जोर दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पैडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र अपनाकर। तो शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र अपनाकर जोर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कौन होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन कौन हो किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कक्षा में विभिन्नता को प्रोत्साहित करना, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा? कक्षा में विभिन्नता को हमने प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से तात्पर्य, समाजीकरण का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढलना और समायोजन करना, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का मतलब होता है सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढलना और समायोजन करना, एडजस्ट करना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषय वस्तु के ऊपर प्रभुत्व, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो निम्नलिखित बोला गया कि कौन सा अध्यापक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो विषय वस्तु के ऊपर जो प्रभुत्व होगी, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर जो होगी, वो अधिगम को प्रभावित करता है, लर्निंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। तो कोलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों के मन में नैतिक मूल्य बिठा सकती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल करना चाहिए, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल वैल्यूज़। तो कोलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक को बच्चों के मन में नैतिक मूल्य बिठा सकती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करने के लिए उन्हें शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, द टर्म मेनिमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो निमानिक पद संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो निमानिक शब्द है उसका, निमानिक पद जो है उसका वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है? वो आपका स्मृति से, मेमोरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन ए लैंग्वेज। तो भाषा में अर्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्फिन रूपिम जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज मॉर्फिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सो एंड वॉज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर इज सफरिंग फ्रॉम। तो एक बच्चा सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में विभेदन कर सकता है, वे पीड़ित है। तो वे पीड़ित किससे है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, शब्दों की गड़बड़ी विकार से वे पीड़ित है। जो बच्चा सौ और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में विभेदन नहीं कर सकता है, डिफरेंस नहीं कर सकता है, वे पीड़ित है शब्दों की गड़बड़ी विकार। अगला प्रश्न है, बाइगोट्स्की थ्योरी इम्प्लाइज। तो बाइगोट्स्की का सिद्धांत संकेत करता है। तो बाइगोट्स्की सिद्धांत क्या संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में वे ये बाइगोट्स्की का सिद्धांत हमें संकेत करता है। बाइगोट्स्की थ्योरी इम्प्लाइज
कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से किस युक्ति के अतिरिक्त एक अध्यापक समस्या समाधान को अत्यंत रुचिकर बना सकता है? तो रुचिकर का बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्यार्थियों से उत्कृष्टता की अपेक्षा रखना जब वे स्वयं कार्यों को करने का प्रयत्न कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाइल दे ट्राइंग टू डू थिंग्स themselves। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट नॉन मेडिकल 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।